हेलो गाइज, मैं रोहित रंजन आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों। हाजिर है दोस्तों आपकी खिदमत में एक एनसीईआरटी बेस्ड ज्ञान यानी एनसीईआरटी का एक चैप्टर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और ये जो है संबंधित है हिस्ट्री से। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये चैप्टर है अध्याय 8। ये जो बुक लिए हैं, ये जो चैप्टर लिए हैं वो क्लास 6 से लिए हुए हैं और ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी का मेरा मकसद है क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 ये सभी क्लास के जो महत्वपूर्ण बुक हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन सभी चैप्टरों को मैं उठाऊंगा। जैसे कि एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, ये सबको मैं अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आपका जो ज्ञान है वो उसमें वृद्धि हो। और एनसीईआरटी का जो ज्ञान होता है बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही बेस्ट होता है दोस्तों। जो बंदा इसको पढ़ लेगा उसका ज्ञान निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आइए देर ना करें, सीधे हम चैप्टर में आते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक महान शासक। सम्राट अशोक के बारे में ये पूरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों को समझाने के लिए सरकार पुस्तक को कैसे बनाती है उस आधार पर हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर स्टार्ट ऐसे होता है। सम्राट अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य का एक शासक था, ठीक है। तो कहानी को पूरा अच्छा से समझिए, पूरा घटनाक्रम को समझिए और अपना ज्ञान का भंडार को बढ़ाइए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट हो रहा है चैप्टर सो समझिए। सलाफा का नोट, यानी सलाफा नाम का एक व्यक्ति है, उसका नोट है। वो नोट बोलता 2000 रुपये के नोट को सलाफा बहुत ध्यान से देख रही थी। यानी सलाफा नाम का एक लड़की है, वो 2000 रुपये के नोट को बहुत ध्यान से देख रही है। अचानक उसका नज़र अशोक स्तंभ पर पड़ गया और उसने अपने पिता से पूछा कि नोट में इस स्तंभ का चित्र क्यों दिया गया है और ये स्तंभ कहाँ है और इसे किसने बनवाया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सलाफा नाम की लड़की है, वो 2000 के नोट देखती है और उसमें उसका ध्यान पड़ जाता है अशोक स्तंभ पर और वो अपने पिताजी से सवाल पूछ बैठती है कि इसमें चित्र इसका क्यों दिया हुआ है और अशोक स्तंभ कहाँ पर है और इसको किसने बनवाया। तो उसके पिताजी ने सम्राट अशोक की कहानी सुनाना प्रारंभ किया, ठीक है। तो अभी सम्राट अशोक के इतिहास को जानने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में। तो बोलता है अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक है। अशोक के निर्देश पर कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। यानी अशोक क्या है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक है और अशोक के निर्देश पर, अशोक के कहने पर बहुत सारे स्तंभ बनाए गए, पत्थरों पर अभिलेख लिखवाए गए। ये अभिलेख उनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने के माध्यम से थे, ठीक है। यानी जो ये संदेश क्यों थे, तो जनता तक पहुंचाना इसका मकसद था। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख है वो कौन सा भाषा में है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। याद रखिएगा, जो अशोक का ज़्यादातर जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और कौन सा लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। तो दोस्तों ये सब आप वन लाइनर क्वेश्चन बनाते जाइएगा। ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। अशोक मौर्य वंश के एक महत्वपूर्ण राजा था। कैसे वन लाइनर कैसे बनाइएगा। अशोक मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था। यानी किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है, जिसने मौर्य साम्राज्य को एक नई ऊंचाई प्रदान किया। सम्राट अशोक क्या किया, मौर्य वंश को एक ऊंचाई तक पहुंचाया। मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी दो प्रमुख साहित्य स्रोतों से मिलती है। मौर्य काल के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है तो साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, साहित्य। तो दो प्रमुख साहित्य, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य था। कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं या तो चाणक्य कहते हैं, तीन नाम याद रखिएगा, कौटिल्य, चाणक्य या तो विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था चाणक्य। चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक था अर्थशास्त्र। यहाँ से प्रश्न बनता है और परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन है, तो चाणक्य है, ठीक है। और चाणक्य के पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को पढ़िएगा तो ये क्या है, इसमें जानिएगा अशोक के बारे में। दूसरा बुक है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है इंडिका। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, इंडिका लिखा गया है। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। याद रखिएगा, मेगा जो स्थनीज था, मेगास्थनीज वो सेल्यूकस का राजा था, ठीक है। वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में कुछ समय के लिए भारत में आया था। बोलेंगे कि किसके शासनकाल में आया था, यानी इंडिका किसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, ठीक है। और मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था।
और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। याद रखिएगा, यहाँ से ऑनलाइन क्वेश्चन आपको बनेगा। वीडियो को स्किप करके रोक लीजिएगा और नोट्स आप बनाते जाइएगा। ज़्यादा देर तक समझाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है। एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो पढ़ने वाले एक बड़ा राज, एक साम्राज्य, बड़ा राज यानी एक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा राज। तो यहाँ पर पढ़ेंगे सम्राट अशोक के राज का विस्तार पूरे भारत में काफी विस्तृत क्षेत्र में था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। याद रखिएगा, सम्राट अशोक का जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था। इसके अलावे साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिसमें उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। याद करते जाइएगा, वीडियो को रोकते जाइएगा और जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट्स बनाते जाइएगा। बोलेंगे कि अशोक का प्रमुख शहर कौन कौन सा है, तो उज्जैन जो है अशोक से संबंधित है, तक्षशिला भी अशोक से संबंधित है और पाटलिपुत्र भी अशोक का राजधानी था। बोलेंगे कि अशोक के साम्राज्य में महत्वपूर्ण नगर कौन था, उज्जैन था और तक्षशिला था। आगे बात करते हैं, तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। याद रखिएगा दोस्तों, तक्षशिला जो है फिलहाल अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाया जा सकता है। तक्षशिला से आप कहाँ जा सकते हैं, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाया जा सकता है। दूसरी तरफ है एक उज्जैन जो कि उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ता पड़ता है। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ता में उज्जैन पड़ता है। शायद नगरों में व्यापारी, सम्राट के सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। यानी इन नगरों में कौन रहते थे, व्यापारी रहते थे, सम्राट के सरकारी अधिकारी रहते थे और शिल्पकार रहते थे इन साम्राज्य यानी इन नगरों में। साम्राज्य में कई गांव थे जहां किसान और पशुपालक रहा करते थे। यानी अशोक के साम्राज्य में बहुत सारे गांव भी थे जहां पर किसान रहते थे, पशुपालक रहते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जो मध्य भारत था वो जंगलों से भरा हुआ था, जहाँ के लोगों की आजीविका फल फूलों का संग्रहण और जानवरों का शिकार करना था। मध्य भारत का जो लोग थे वो क्या, उनका जीविकोपार्जन कैसे होता था, जंगल के फल फूलों को संग्रहण करते थे, जमा करते थे और जानवरों का आखेट करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। इसके साम्राज्य में भाषा, भोजन और पोशाक की काफ़ी विभिन्नताएं थी। यानी यहाँ अशोक के साम्राज्य में अलग अलग भाषा के लोग थे, अलग अलग खान पान के लोग थे, अलग अलग पोशाक पहनने वाले लोग थे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अलग जगहों के लोग यहाँ पर रहते थे, अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, विभिन्न प्रकार के भोजन करते थे और भिन्न प्रकार के पोशाक पहनते थे, जैसा कि मैं आप सबों को समझाने का प्रयास किया। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए दोस्तों, याद रखिएगा। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। एक वो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ और उसका बेटा का नाम है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था, उसका बेटा है बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा है अशोक। कैसे याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा अशोक। और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अशोक के बारे में। अब आगे बात करते हैं सम्राट अशोक के साम्राज्य का प्रशासन। जो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, इसका प्रशासनिक व्यवस्था क्या था। तब बोलता है कि मौर्य साम्राज्य के अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र जो कि थी ये अशोक की राजधानी था, तो उस पर देख रेख डायरेक्ट कंट्रोल था किसका, राजा का, ठीक है। राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और ये किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करते थे, ठीक है। टैक्स इकट्ठा करते थे और राजा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अधिकारी सजा भी देते थे। समझने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को स्किप करके भी आप आराम से रोक करके दिमाग को ठंडा दिमाग से समझ सकते हैं। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था और संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। संदेश वाहक मतलब क्षेत्र के कोना कोना से संदेश को जुगाड़ करके राजा के पास पहुंचाया करता था और ये उसके द्वारा अधिकारी नियुक्त किया गया था। किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से टैक्स को वसूल करता था, ठीक है। और जो अधिकारी नियुक्त किया गया था उसको वेतन दिया जाता था सरकार के द्वारा यानी राजा के द्वारा। संदेश वाहक जो था वो संदेश यानी खबर रखने के लिए चारों तरफ घूमते रहता था साम्राज्य में। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप, राजा को जो जासूस थे अधिकारियों के कार्यकलाप यानी उसके क्रियाकलाप पर नजर रखते थे कि नियुक्त किया गया है सरकारी कर्मचारी, तो वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो राजा का जासूस रहता था जो गुप्त रहता था, जो अंदर से ही पता करता था कि जो नियुक्त किया गया सरकारी अधिकारी है वो कार्य कर रहा है ढंग से कि नहीं कर रहा है, टैक्स वसूल रहा है कि नहीं वसूल रहा है, इस पर ध्यान रखता था। इन सब के ऊपर सम्राट था, सबसे ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। राजा जो है सो किसके माध्यम से, राजा के परिवार और उसके अधीन जो मंत्री थे उसके सहायता से पूरा साम्राज्य पर अपना नियंत्रण रखता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी।
यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, यानी ग्राम स्तर पर शासन किया जाता था। ग्राम स्तर पर शासन किया जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य कई छोटे क्षेत्रों या प्रांतों में विभक्त था। शासन चलाने के लिए जो मौर्य साम्राज्य था कई क्षेत्रों में और प्रांतों में विभक्त था। अशोक के समय इसकी संख्या 5 थी। पांच क्षेत्रों में विभक्त था। यहाँ प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ राज्यपाल बना दिया जाता था। जो राजकुमार रहता था, राजा के बेटा लोग रहता था, उसको राजकुमार बना दिया जाता था। और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मौर्य शासक प्रांतों में आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। आवागमन के लिए किस पर? मार्गों पर और नदियों पर भी नियंत्रण रखते थे। यहाँ से मिलने वाले संसाधन या तो टैक्स और भेंट या तो गिफ्ट को एकत्रित किया जाता था। आगे बात करते हैं कौटिल्य। कौटिल्य जिसको बोलते हैं चंद्रगुप्त यानी क्या बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, ठीक है। कौटिल्य का पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों याद रखिए। कौटिल्य ने अपने पुस्तक राजनीति से संबंधित पुस्तक था अर्थशास्त्र, ठीक है। और इस पुस्तक में लिखा था कि भारत का जो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत जो है वो सोना और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। सोना और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं। संभव है कि यहाँ के लोग इन संसाधनों को नजराने के रूप में शासक को देते थे। नजराने के रूप में कैसे करते थे? शासक को देते थे। आगे बात करते हैं। जंगली इलाकों में रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जंगल में रहने वाले लोग थे स्वतंत्र। उसमें यह आशा की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। यानी जो भी क्षेत्र था हर क्षेत्र से उसको लाभ प्राप्त होता था। उत्तर पश्चिम से कंबल प्राप्त होता था और दक्षिण भारत से उसको सोना और कीमती पत्थर उसको मिलता था। और बात करें जंगल में रहने वाले जो लोग थे वो पदाधिकारियों को हाथी देता या तो लकड़ी देता, मधु देता, मोम जैसे बहुत सारे जंगली उत्पाद को देता। ये सारा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ जानकारी है। कौन सा प्रांत का राजधानी कहाँ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला था। अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जैनी। कलिंग राज का राजधानी तोसली था। दक्षिणी पथ का राजधानी सुवर्णगिरी था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये हिस्ट्री के आधार पर। और प्राची का राजधानी पाटलिपुत्र था। एक बार और इसको देख लीजिए। उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला था। अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जैनी था। कलिंग का राजधानी तोसली था। दक्षिणापथ का राजधानी सुवर्णगिरी था। प्राची का राजधानी पाटलिपुत्र था। दोस्तों अब आता है यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध जो कि 261 ईस्वी में हुआ था उड़ीसा में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जानिए, पूरा अच्छे ढंग से जानिए, पर बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो है। अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और निश्चित ही मेरे चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। निश्चित तौर पर आपका ज्ञान का भंडार बढ़ने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। बहुत ही फेमस है ये कलिंग युद्ध, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान उड़ीसा में स्थित है। आज रखिएगा दोस्तों, जो कलिंग है उसका जो पुराने जमाने का जो राज है वो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया। नंद वंश जब पतन हो गया तब कलिंग जो है सो स्वतंत्र हो गया और अशोक इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। अशोक जैसे इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। समुद्री व्यापार दक्षिण के साथ संपर्क के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहता था। अब देखिए क्या बोलता है कि ये कलिंग पर विजय प्राप्त क्यों करना चाहता था? अशोक इसे अपना साम्राज्य मिलाना चाहता था और समुद्री व्यापार और दक्षिण के साथ संपर्क। दो कारण था कलिंग को अपने साम्राज्य में लाने का, दो कारण था। पहला कारण तो था व्यापार करने का उद्देश्य से उसको अपने साम्राज्य में लाना चाहता था। दूसरा दक्षिणी एशिया के दक्षिणी क्षेत्र के देशों से संपर्क जोड़ने के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहता था। बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार तो कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखा गया है कि जो कलिंग वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सबको नॉलेजेबल लगता होगा, आपके ज्ञान का वृद्धि होता होगा। अतः अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिस समय शासन कर रहा था अशोक, तो 9 साल हो गया था शासन करते करते और वो कलिंग पर आक्रमण कर दिया 9वां साल में। यह युद्ध बड़ा भयंकर था दोस्तों। इसमें भीषण रक्तपात और नरसंहार हुआ। बहुत ज़्यादा खून बहार, बहुत सारे लोगों का जान गया
अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि कलिंग युद्ध का अशोक के किस शिलालेख में इसके बारे में वर्णन है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसमें नरसंहार हुआ था, बहुत सारा खून बहा था। बताया गया इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, कई लाख बर्बाद हो गए थे लोग, और 1.5 लाख बंदी बना करके उसको निर्वासित कर दिया गया था, भगा दिया गया था उस क्षेत्र से। देखिए ये जो इतना भयानक हुआ था, कलिंग को सिर्फ जीतने के लिए युद्ध हुआ था, और अशोक किया था, आक्रमण किया था, 1 लाख लोग मारा गया था, कई लाख लोग बर्बाद हो गए थे, 1.5 लाख लोग को बंदी बना करके उस क्षेत्र से उसको भगा दिया गया। युद्ध में भाग ना लेने वाले ब्राह्मणों को, श्रमणों को तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। यानी जो युद्ध में भाग नहीं लिया था वो सभी मारा गया दोस्तों, यानी सिंपल नागरिक भी, आम जनता भी मारा गया, जिससे लोगों को भारी क्षति हुआ। सम्राट ने इस विभत्स नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। यानी ये जो इतना भयानक जो युद्ध हुआ था, विभत्स नरसंहार हुआ था, इसमें ये अशोक अपने आंखों से देखा था। अशोक इस राज को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। ये युद्ध, कलिंग युद्ध, इसमें आखिर ये भी ना किया युद्ध, आंखों से क्या देखा, युद्ध में तो खुद लड़ाई किया, ये खुद नरसंहार किया, और ये कलिंग को जीतने में सफल रहा। लेकिन इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। आपको पता होगा कि कलिंग युद्ध से ही सम्राट अशोक का जो दिल है, हृदय है, वो बदल जाता है, और वो उसका हृदय दया एवं करुणा से उद्वेलित हो उठा, और उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। इतना जो भयानक नरसंहार हुआ, इतना खून बहा, इतना लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग को तो भगा दिया गया, ये कई लाख लोग बर्बाद हो गए। तो इतना भयानक मंजर को देख करके उसका हृदय क्या चीज हो गया, चेंज हो गया, और वो शपथ किया कि हम आगे कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। यह विश्व इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके बाद वह बौद्ध धर्म बन गया, यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उसने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक और नैतिक कल्याण में लगा दिया। जो कलिंग को जीता, उसके बाद उसका हृदय चेंज हो गया, बदल गया, और जो उसके पास धन संपदा हाथ लगा, वो जनता के कल्याण के लिए, जब उसका हृदय बदल गया तो वो जनता के कल्याण के बारे में सोचने लगा, और सभी धन संपदा को, सभी संसाधनों को जनता के कल्याण में लगा दिया। आगे बात करते हैं दोस्तों, अशोक का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अशोक का धम्म। अब ये इतना भयानक नरसंहार होने के बाद जब वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म में वो क्या हो जाता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, तो एक धर्म चलाता है, धर्म का नीति चलाता है। ये क्या होता है धर्म का नीति, इसको समझिए, अच्छे ढंग से समझिए। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसकी राज विस्तार की नीति नहीं, अपितु धर्म है। धर्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूप है दोस्तों। ये मौर्य साम्राज्य में अशोक शासन कर रहा था, उस समय उसका जितना भी लिखा हुआ था वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था। आगे बात करते हैं, ये संस्कृत धर्म शब्द जो है वो धर्म का ही संस्कृत का बदला हुआ रूप है, और ये प्राकृत भाषा से लिया गया है। अपने दूसरे और सातवें स्तंभ में, याद रखिएगा, अपने दूसरे और सातवें स्तंभ में लेखों में अशोक ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है। याद रखिएगा कि धर्म के बारे में कौन सा अभिलेख में वर्णन है, तो दूसरा अभिलेख और सातवां स्तंभ लेखों में, स्तंभ लेखों, अभिलेख नहीं, स्तंभ लेखों में, यानी वही अभिलेख ही समझ लीजिए। दूसरा और सातवां अभिलेख में अशोक ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार से किया है। वो क्या किया व्याख्या, धर्म के बारे में क्या बताया है, धर्म है साधुता, धर्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान और सुचिता। ये अपने शब्दों यहाँ पर दिखा रहा है कि धर्म क्या है, धर्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, यानी कल्याण से संबंधित काम है, पाप रहित होना, कोई पाप नहीं करना है, मृदुता यानी मृदु बनना है, भाव से, विचार से, बोली से सरल बनना है, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता, दूसरे के प्रति जो व्यवहार कीजिएगा वो मिठास होना चाहिए, लोगों पर में दया होना चाहिए, दान का भावना होना चाहिए, सुचिता, ठीक है, ये था धर्म। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, माता पिता और बड़ों की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों के प्रति आदर रखना, मित्र और परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति दानशीलता और उचित व्यवहार करना, यानी जो नैतिक गुण होता है वो नैतिक गुणों को धर्म में जोड़ा गया था। आगे बोलता है गुलामों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत आते हैं, यानी गुलाम भी है तो उससे भी आपको अच्छा व्यवहार करना है, गुरुजनों है उसको आदर करना है, मित्र लोग को, संबंधी लोग को, ब्राह्मणों लोग को, सबका एक उचित इज्जत देना है।
सभी बड़े लोग को भी, प्राणियों का भी वध नहीं करना है, जीव के प्रति दया रखना है, ये सब सब धम्म में है। अशोक ने धम्म की प्रगति में बाधक पाप की भी व्याख्या की है, यानी धम्म की नीति में जो बाधक रहता है पाप, उसका भी व्याख्या किया है। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप का लक्षण है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या कर्म कांड का उल्लेख नहीं था। देखिए ये सब जो दिखावा है, बाहरी आडंबर है, वो अशोक के धम्म में नहीं है। किसी का पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, हवन करना, यज्ञ कराना, ये सब दिखावा चीज़ है और दिखावा को यहाँ पर जगह नहीं दिया गया है। उसने बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित होकर के इसमें प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए व्यवहार में उठाए जा सकने वाले आवश्यक कदमों को शामिल किया था। धम्म में भगवान बुद्ध के उपदेश से प्रेरणा पा करके नैतिक उत्थान के लिए व्यवहार को अपना परिष्कृत किया और उसको धम्म में डाला। धम्म में वो बात लिखा जो कि जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए, सबके लिए, यहाँ तक कि जो दास लोग भी है उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, ये भी लिखा हुआ है धम्म में। उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मावलंबी थे और जिसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। अलग अलग धर्म के लोग रहते, टकराव तो उत्पन्न होगा ही। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। और अशोक की इच्छा कि विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग आपस में शांति और सौहार्द से रहे। यानी अशोक का इच्छा था कि अलग अलग धर्म के लोग आपस में लड़ाई ना करें, जानवरों का बलि ना चढ़ावे धर्म के नाम पर, दासों के साथ में और नौकर के साथ में क्रूर व्यवहार ना किया जाए, ठीक है, पड़ोसियों के साथ में झगड़ा ना हो। तो ये सब इच्छा था किसका? अशोक का। और अलग अलग धर्म के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, सभी धर्मावलंबी अलग अलग धर्म के लोग क्या करें? शांति बनाए रखे, शांति और सौहार्द के साथ रहे। उसने यह महसूस भी किया कि इन समस्याओं को दूर करना उसका कर्तव्य है। वो महसूस किया कि अलग अलग धर्म के लोग आपस में लड़ रहा है तो उसको दूर करेंगे, नौकर दास के साथ में क्रूर व्यवहार किया जा रहा है उसको भी दूर करेंगे। धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्त किया जाता था। धम्म महापात्र अधिकारी का नियुक्त किया जाता था, क्यों? धम्म का प्रसार करने के लिए। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया। अशोक जो अपना संदेश देना चाहता था वो शिलाओं पर, पत्थरों पर, स्तंभों पर, अभिलेखों पर अपना संदेश लिखवाया, ठीक है, अलग अलग स्थान पर उसको गड़वाया, स्थापित करवाया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों तक पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते। अपना संदेश को, जब वो कलिंग का युद्ध नरसंहार हुआ तो उसमें अशोक का हृदय चेंज हो गया। तब से वो जन कल्याण के लिए सोचने लगा, समाज के कल्याण के लिए बारे में सोचने लगा, यहाँ तक कि दास को भी महत्व देने लगा और सबके कल्याण के बारे में सोचने लगा। तो वो अभिलेख लिखने लगा, पत्थर पर वो लिखवाने लगा अपना संदेश, सबके हित के बारे में, सबके नैतिकता को ध्यान में रखते हुए। और जो नहीं पढ़ पाता था उसको अधिकारी नियुक्त किया गया था, उसके तक पहुंचाने के लिए, जो नहीं जान रहा पढ़ने के लिए, उसको पढ़ के अधिकारी लोग सुनाता था और उसको संदेश देता था कि राजा के ये संदेश है। क्या बोलता है? अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। अशोक ने अपना धर्म का प्रचार करने के लिए सीरिया देश में, मिस्र देश में, ग्रीस देश में और श्रीलंका देश में भी अपना अनुयायी के भेजा, यानी अपने दूत को भेजा। अशोक का पुत्र महेंद्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी धम्म प्रचार लिए श्रीलंका चले गए थे। आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी का बुक कितना महत्वपूर्ण है। जितना भी अंडरलाइन कर रहे हैं, जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम डायरेक्टली पूछता है दोस्तों। संघमित्रा उसकी पुत्री के नाम था और अशोक का बेटा का नाम था महेंद्र, ठीक है। संघमित्रा और महेंद्र दोनों को अपना बेटा को भेज दिया श्रीलंका। और क्यों भेज दिया? तो धम्म का प्रचार करने के लिए। अशोक ने कलिंग अभिलेख में अपनी सारी प्रजा को संतान के बराबर स्थान दिया है। अब देख लीजिए दोस्तों, कितना बड़ा बात यहाँ पर बोल रहा है। अशोक ने कलिंग अभिलेख में बताया है कि सारी प्रजा को संतान के बराबर में दर्जा दिया है। उसे लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उसका कर्तव्य है कि अपने प्रजा को निर्देश दे। वह समझता था कि राजा पर प्रजा का कर्ज है। वे समझते थे कि राजा पर प्रजा का कर्ज है जिसे वह प्रजा का कल्याण करके वो चुका सके। देखिए कितना महान विचार, कितना उत्तम विचार उसके दिमाग में आया था। जब नरसंहार देखा, वहाँ से उसका दिमाग चेंज हो गया, दिल चेंज हो गया, हृदय चेंज हो गया और वो कितना एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हो गया। सबके कल्याण के बारे में सोचने लगा, प्रजा को अपने बेटा के समान समझने लगा। इसलिए उसने सड़कें बनवाई,
उस जनता कल्याण के लिए सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाएं, विश्राम का घर बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्य और जानवरों के चिकित्सा की व्यवस्था भी की। अधिकारियों को भय रहित होकर प्रजा का कल्याण करने का आदेश दिया गया। इस तरह अशोक ने प्रशासन को कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप आराम से देखिए और रोक रोक करके आप इसको टॉपिक को कैसे बनाइए, नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर इस चित्र को देखिए। ये मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर कहाँ कहाँ था और अभिलेख का स्थान कहाँ था। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो संकेत बिंदु दिया गया अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, यानी अभिलेख कहाँ कहाँ मिला, सो लाल ग्रे कलर से है, और जो ब्लैक से दिख रहा है वो मौर्य साम्राज्य का कौन कौन सा नगर है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य का प्रमुख नगर कहाँ है। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नए चैप्टर में। ठीक है, सभी क्लास के साइंस और एसएसटी के प्रत्येक चैप्टर को मैं पढ़ा करके आपके समझ प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे साथ एकदम से जुड़े रहिए और नोट्स बनाइए और अपना तैयारी ज़बरदस्त ढंग से करते रहिए। मेरे चैनल में बेसिक मैथ भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, मैं टॉपिक वाइज मैथ भी पढ़वा रहा हूँ। चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।